हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का संपूर्ण अध्याय एक नज़र में देखेंगे। बच्चों, शुद्ध पदार्थ क्या है? तो जिस पदार्थ में कोई मिलावट नहीं होती, साधारणतया हम उसे शुद्ध कहते हैं। परंतु वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। दूध, जैसे गाय का दूध शुद्ध होता है, परंतु दूध प्रोटीन, वसा और जल का मिश्रण है। इस कारण वैज्ञानिक उसे शुद्ध नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार शुद्ध पदार्थ वह है जो एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ से बना होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक जब किसी भी अनुपात में मिले होते हैं तो उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी तथा विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है? तो ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव होते हैं और उन्हें हम अलग अलग नहीं देख सकते, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध और पानी के मिश्रण में क्या हम दूध और पानी को अलग देख सकते हैं? नहीं। तो यह कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। मिश्रण में दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हैं और उन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं तो उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में तेल, पानी में रेत आदि। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल, नींबू पानी, चीनी में पानी का विलयन, वायु, मिश्र धातु। कहने का अर्थ यह है कि विलयन ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्था में हो सकते हैं। विलयन के दो भाग हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। जो कम मात्रा में है उसे हम विलेय कहते हैं और जो भाग अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे चीनी के विलयन में चीनी क्या है? विलेय है और जल विलायक। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं जो घुलनशील भाग है वह विलेय है। विलेय पदार्थ जिसमें घुलता है उसे विलायक कहते हैं। सोडा कोक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण है। टिंचर आयोडीन, आयोडीन और अल्कोहल से मिलकर बना है। वायु विभिन्न गैसों से मिलकर बना है। पीतल जिंक और कॉपर से मिला हुआ मिश्र धातु है, वह भी एक विलयन है। का होता है संतृप्त और असंतृप्त। जब विलयन में किसी निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय पदार्थ को नहीं घोला जा सकता, तब हम उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। और यदि किसी विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ को घोला जा सकता है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने जाना, विलयन कैसा मिश्रण है? समांगी, तथा इसके कण इतने छोटे हैं कि इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ना ही इन्हें छानकर अलग कर सकते हैं। छोटे होने के कारण ये प्रकाश के मार्ग को फैलाते भी नहीं हैं तथा अगर हम इन्हें शांत छोड़ दें तो विलेय के कण इस नीचे तल में नहीं बैठते। अर्थात यह कैसा मिश्रण है? विलयन एक स्थायी मिश्रण होता है। जो हम विलयन की सांद्रता को निकाल सकते हैं। पहले जानें कि सांद्रता क्या होती है। तो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम उसकी सांद्रता कहते हैं। इसका एक सूत्र है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100। बच्चों, हम एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं। एक विलयन के 600 ग्राम विलायक जल में 120 ग्राम चीनी विलेय है। विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। तो इसका सूत्र क्या है? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो कि 120 ग्राम है बट्टा विलयन का द्रव्यमान, वह क्या होगा? 120 + 600 यानी 720 ग्राम गुने 100। इसे हल करके हमें हमारा उत्तर ज्ञात हो जाएगा। निलंबन यानी सस्पेंशन, यह क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, यानी इसके कणों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं।
जैसे मिट्टी और पानी के घोल में क्या होता है, मिट्टी के कण हमें अलग नीचे तल में स्थिर छोड़ने पर दिख जाते हैं और पानी ऊपर रहता है। निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कणों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और यदि इन्हें हम शांत छोड़ दें तो ये नीचे तल में बैठ जाते हैं। इस कारण क्या होता है, यह एक अस्थायी मिश्रण है और छानन विधि के द्वारा हम इसे अलग भी कर सकते हैं। चूँकि इनका आकार बड़ा होता है इस कारण प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई पड़ता है। कोलाइडल विलयन क्या होता है, तो यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम उसे आँखों से नहीं देख सकते, परंतु उनका आकार इतना बड़ा तो जरूर है कि वह प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं। जैसे दूध, अब दूध में क्या होता है, वह प्रोटीन, वसा और जल के कणों से मिलकर बना है, पर क्या इनके कणों को हम अलग अलग दूध के अंदर देख सकते हैं? नहीं। तो यह कैसा मिश्रण है? यह कोलाइडल विलयन है। और रक्त के भी कण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को क्या हम अलग अलग देख सकते हैं? नहीं। इसका अर्थ क्या है? रक्त भी एक कोलाइडल विलयन है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश का पुंज गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई पड़ता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ हमें टिंडल प्रभाव दिखता है। क्यों? क्योंकि जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडी कण की तरह काम करते हैं। उसी प्रकार जब एक कमरे में छोटे छिद्र से प्रकाश आता है तो वह भी टिंडल प्रभाव दिखाता है। इसके क्या गुण हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कण का आकार बहुत छोटा होता है, इस कारण इनके कणों को हम देख नहीं सकते। इन्हें शांत छोड़ने पर यह तल पे बैठते भी नहीं हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। इन्हें छानन विधि द्वारा तो अलग नहीं कर सकते, परंतु अपकेंद्रीकरण के द्वारा, जैसे दूध से क्रीम को निकालना, मक्खन को निकालना किया जाता है। इनके कणों का आकार छोटा तो है पर इतना बड़ा जरूर है कि यह प्रकाश के किरण को फैलाकर इसके मार्ग को दिखा सकें। इस कारण ये टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। बच्चों, कोलाइड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इनकी परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव या ठोस या गैस हो सकती है और परिक्षेपण माध्यम गैस, द्रव या ठोस अगर हम बदलें तो कई प्रकार के कोलाइड्स बनते हैं। एरोसोल जैसे कोहरा, बादल, धुआं, फोम, शेविंग क्रीम। इमल्सन का उदाहरण है दूध, शोल का कीचड़, फिर आपको फोम का रबड़, जेल का जेली, और अगर ठोस में ठोस का कोलाइड्स हो तो उसे ठोस सोल कहते हैं, जैसे रंगीन पत्थर, पन्ना, रूबी एक्सेट्रा। बच्चों, अब हम मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ते हैं। जब दो अघुलनशील द्रव्य के मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो जो भारी घनत्व का होता है वह नीचे की परत और जो हल्के घनत्व का होता है वह ऊपर की परत बना लेता है। इस विधि का उपयोग कर हम तेल और जल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। धातु शोधन में लोहे के द्रव से स्लैग को यानी गंदगी को हटा सकते हैं। बच्चों, पृथक्करण कीप के माध्यम से हम तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, पृथक्कारी कीप जो है वो कैसा होता है, शीशे का होता है और उसमें एक स्टॉप कॉर्क लगा होता है। जब हम तेल और जल के मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत इसमें छोड़ देते हैं तो जल, जिसका घनत्व अधिक है, वह नीचे का लेयर और मिट्टी का तेल ऊपर का लेयर बना लेता है। स्टॉप कॉर्क को खोलकर हम द्रवों को पृथक कर सकते हैं। पृथक्करण की दूसरी विधि है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। इसमें पदार्थ के गुण कि वे ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं और वे द्रव अवस्था में नहीं जाते का उपयोग कर
पृथक्करण किया जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आदि अगर किसी मिश्रण में है तो उन्हें हम इस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। बच्चों, ऊर्ध्वपातन की विधि का उपयोग कर हम नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। चित्र में जैसा कि आप देख रहे हो, एक चीनी मिट्टी के प्याली में हमने मिश्रण को लिया है और उसके ऊपर उल्टा कर शीशे का कीप जो होता है उसे रखा है। कीप के मुंह को हमने रुई के टुकड़े से बंद कर दिया है और नीचे बर्नर रखा है, जिसकी सहायता से चीनी मिट्टी की प्याली को हम गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दिखाता है, वह ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा और परिवर्तित होकर ऊपर कीप में चूँकि रुई लगी है वह बाहर नहीं निकल पाएगा, उसकी दीवारों पर अंदर की तरफ वह जमा हो जाएगा और जो प्लेट है उस प्लेट में हमारा क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। इस प्रकार हमें रिजल्ट क्या मिला कि हमने अमोनियम क्लोराइड और जो नमक है उसे पृथक कर पाए। जो पृथक्करण की अगली विधि है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी ग्रीक शब्द क्रोमा से आया है, जिसका अर्थ रंग होता है। इस विधि के द्वारा विलेय पदार्थों को, जो कि एक ही प्रकार के विलायक में विलेय हैं, उन्हें हम अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में काली स्याही से डाई को अलग करना। जो स्याही है बच्चों, वह जल, उसमें जल जो है वह विलायक है और डाई विलेय पदार्थ है। हम स्याही की एक बूंद को पतली परत वाले फिल्टर पेपर या स्पेशली क्रोमैटोग्राफी पेपर पर लेंगे और उसे जल से भरे बीकर में चित्र के अनुसार थोड़ा सा जल से ऊपर रखेंगे। थोड़ी समय के बाद क्या होगा कि जैसे आप देख रहे हो कि काली स्याही से कुछ कण जो अलग अलग रंग है डाई के, या डाई के कण अलग हो रहे हैं और वह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ऐसा क्या होता है यहाँ पर बच्चों? एक्चुअली जो जल है वो फिल्टर पेपर पर ऊपर की ओर जाता है और अपने साथ डाई के कणों को भी ले जाता है। कुछ समय के बाद रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील है वह तेजी से ऊपर की ओर उठता है और कम घुलनशील जो है डाई के कण वह थोड़ी देर बाद ऊपर आता है। इस प्रकार रंग, जो डाई के विभिन्न रंग उसमें उपस्थित हैं, वे अलग हो जाते हैं। क्रोमैटोग्राफी का उपयोग कर हम डाई में रंगों को पृथक कर सकते हैं। प्राकृतिक रंग जैसे क्लोरोफिल आदि रंजक को अलग कर सकते हैं। ब्लड में अगर ड्रग्स है तो उसे भी क्रोमैटोग्राफी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अब तक हमने जाना कि अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं। अब हम जानेंगे कि घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की विधियाँ। आसवन विधि और दूसरा प्रभाजी आसवन विधि के विषय में। आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन, इस विधि का उपयोग कर हम उन घुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक अलग अलग होता है। ऐसे मिश्रण जिनको गर्म करने पर वे विघटित नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग क्वथनांक के होने के कारण वे मिश्रण से पृथक हो सकते हैं। जैसे एसीटोन और जल के मिश्रण को हम आसवन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। बच्चों, एसीटोन और जल के मिश्रण को चित्र के अनुसार आप क्या देख रहे हो? एक राउंड बॉटल फ्लास्क में हमने लिया है। उस फ्लास्क में एक थर्मामीटर लगा हुआ है जो कि हमें टेम्परेचर बताएगा और इसके साथ एक जल संघनक जुड़ा हुआ है जो कि जल निर्गत करेगा तथा एसीटोन जो भी उससे निकलेगा उसे वह ठंडा करेगा। और नीचे एक बीकर लगा है जहाँ
कि जो पदार्थ पहले निकलेंगे वह वहाँ जमा होता जाएगा। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म करते हैं, तो कम बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण एसीटोन पहले वाष्पीकृत होगा और संघनित होकर बाहर बीकर में जमा हो जाएगा, और जल का क्वथनांक अधिक होने के कारण वह कहाँ रह जाएगा, आसवन फ्लास्क यानी राउंड बॉटल फ्लास्क जो है उसमें रह जाएगा। इस प्रकार हम दोनों मिश्रण को उनके क्वथनांक के आधार पर आसमन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। बच्चों, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनका क्वथनांक के बीच 25 केल्विन से कम का अंतर होता है, उन्हें हम आसवन विधि के द्वारा नहीं अलग कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल विधि है जिसे प्रभाजी आसमन विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग कर हम पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि को अलग कर सकते हैं। वायु के विभिन्न गैसों का पृथक्करण हम प्रभाजी आसमन विधि के द्वारा कर सकते हैं। जो प्रभाजी आसवन भी जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो आसवन विधि की तरह ही काम करता है, बस आसवन फ्लास्क में इसमें एक प्रभाजी का कॉलम लगा होता है और उसमें थर्मामीटर लगा होता है, और साथ में ये प्रभाजी कॉलम में ही जल संघनक लगा होता है और नीचे बीकर लगा होता है जिसमें शुद्ध द्रव घटक जो है वो जमा होते हैं। इस विधि में आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ होता है। यह स्तंभ एक नली होती है जिसमें शीशे के गुटकों से जिसे भरा जाता है। ये गुटके वाष्प को ठंडा कर संघनित होने के लिए एक सतह देते हैं। जो द्रव प्रभाजी स्तंभ में पहले वाष्पीकृत होता है वह संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर बीकर में जमा हो जाता है। दूसरा द्रव जिसका क्वथनांक पहले द्रव के आसपास होता है उसके बाद वह वाष्पीकृत होकर संघनित होता है। इस प्रकार विभिन्न द्रव जिनके क्वथनांक 25 केल्विन से कम होते हैं उन्हें हम इस विधि के द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। वायु के विभिन्न घटकों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हम आसानी से अलग कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हवा के ऊपर दाब बढ़ाकर और तापमान को कम करके वायु को संपीड़ित कर ठंडा करते हैं, जिससे हमें द्रवीय वायु प्राप्त होती है, और इस द्रवीय वायु को प्रभाजी आसवन कॉलम में धीरे धीरे गर्म करते हैं और अपने क्वथनांक के अनुसार विभिन्न ऊंचाइयों पर ये गैस पृथक हो जाते हैं। जो हमने पृथक्करण की विभिन्न विधियों के विषय में अभी पढ़ा, अब जाने कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन दो तरह के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अवस्था, रंग, रूप आदि में परिवर्तन हो और वो जो अस्थायी हो तथा परिवर्तन के कारण को हटा लें तो वह पदार्थ वापस से प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव होता है और हम उसे वापस पुरानी अवस्था में आसानी से नहीं ला सकते, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, पेंसिल का टूटना, मोमबत्ती का पिघलना या किसी भी पदार्थ का ठोस से द्रव या द्रव से गैस में बदलना, क्या हो रहा है? यहाँ आकार में परिवर्तन या उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए कैसा परिवर्तन है? यह सारे भौतिक परिवर्तन हैं। बच्चों, कभी आपने घर में कुछ पकाया है? ऑमलेट या चाय बनाई है? क्या आप वापस से ऑमलेट से अंडा बना सकते हैं? चाय से वापस दूध और पानी को निकाल सकते हैं? नहीं। लकड़ी या कोयले का जलना,
माचिस की तीली का जलना, क्या आप इन सारे परिवर्तनों को वापस पहली अवस्था में ला सकते हैं? नहीं। तो ये सारे कैसे परिवर्तन हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, उसके संगठन में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन अगर उसके परिवर्तन के कारण को हटा दें तो वह वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस कारण वह अस्थायी और उत्क्रमणीय हो सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में अगर हम कारण को हटा नहीं सकते तो वह वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता, इसलिए वह अनुत्क्रमणीय है और स्थायी भी है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन को दिखाते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती जलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश ऊष्मा देती है, तो यहाँ यह रासायनिक परिवर्तन है। पर मोम का पिघलना, चूँकि उसके आकार में अंतर हो रहा है, ठोस अवस्था से वह द्रव अवस्था में आ रही है, इसलिए यह कैसा परिवर्तन है? यह एक भौतिक परिवर्तन है। बच्चों, पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत, जैसा कि आपने प्रथम अध्याय में पढ़ा, ठोस, द्रव और गैस 3 भाग में बांटा गया। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ शुद्ध पदार्थ और मिश्रण होते हैं। हमने मिश्रण के विषय में पढ़ा कि जिन पदार्थों के अवयवों को हम अपने आँखों से नहीं देख सकते उन्हें हम समांगी, और जिनके अवयवों को हम देख सकते हैं उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ 2 तरह के हैं, तत्व और यौगिक। तत्व को आगे धातु, उपधातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है, और जिन यौगिकों में कार्बन उपस्थित होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता उन यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या है? तो वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के रासायनिक कणों से बने हैं उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ 2 तरह के होते हैं, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो ये शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, सोना, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। अगर हम सोना को लेंगे तो उसके सारे कण क्या होते हैं? उसमें उपस्थित सारे परमाणु गोल्ड यानी Au के ही होंगे। अब तत्व जो होते हैं बच्चों, अब तक हम 118 तत्वों के बारे में हमने जाना है, जिनमें 92 प्राकृतिक और शेष खोज कर प्राप्त किए गए हैं, मानव निर्मित हैं। इसमें अधिकतर ठोस हैं, 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं, पारा और ब्रोमीन 2 द्रव अवस्था में हैं, गैलियम और सीजियम 2 जो है वो अगर कमरे के तापमान से उनका टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दें 303 केल्विन पर, वे भी द्रव अवस्था में आ जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। बच्चों, धातु क्या होता है? तो वे तत्व हैं जो सरलता से धनायन बनाते हैं और आवर्त सारणी में इन्हें बाईं तरफ रखा गया है। इस विषय में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कुल 118 तत्वों में 91 धातु हैं। इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो इनके गुणधर्म के आधार पर ये चमकीले होते हैं, ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं अर्थात इनसे तार बनाया जा सकता है, ये आघातवर्ध होते हैं यानी पीट कर इन्हें चादर यानी पतला परत में बदला जा सकता है, ये रंग के आधार पर या तो चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले होते हैं, ये ज़्यादातर ठोस होते हैं। इसका अपवाद सिर्फ पारा है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, यानी आपने जिसे थर्मामीटर में देखा है
पाया जाता है। अधातु क्या होते हैं? तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं और जिन्हें आवर्त सारणी में दाईं तरफ रखा गया है। अभी तक जितने तत्व ज्ञात हैं उनमें 27 अधातु हैं। इनकी पहचान हम इनके गुण धर्म के आधार पर कर सकते हैं। ये चमकीले नहीं होते, एक्सेप्शन आयोडीन है जो कि चमकीला होता है। ये कठोर नहीं होते, इन्हें पीटने पर ये टूट जाते हैं। अपवाद में हीरा है जो कि सबसे कठोर पदार्थ है। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये रंगीन अलग अलग रंगों के होते हैं। ये तन्य नहीं होते, अर्थात इनका हम तार नहीं खींच सकते हैं। ये आघात वर्ध भी नहीं होते, इनकी चादर नहीं बनाई जा सकती है। आप जैसा कि चित्र में देख रहे हो, ये ठोस द्रव या गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। एक्सेप्शन सिर्फ ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में होता है। कार्बन काले रंग का दिख रहा है और सल्फर पीले रंग का, यानी ये काफ़ी रंगीन होते हैं। बच्चों, जिन तत्वों के कुछ गुण धातु के समान और कुछ अधातु के समान होते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में धातु और अधातु के बीच रखा गया है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी एक्सेट्रा। का शुद्ध पदार्थ है यौगिक, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात पर मिलाने पर बनता है। इनका संगठन, रंग, बनावट सब कुछ प्रारंभिक पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। ये नए पदार्थ होते हैं, इनके गुण भी अपने अवयवों से अलग होते हैं। जैसे जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है H2O। दोनों ही गैस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पर जल क्या है? जनरली द्रव अवस्था में होता है। इनके घटकों को हम बहुत कठिनाई से विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। के अनुपात को बदलने पर नया पदार्थ बनता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, जबकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में 2:2 यानी 1:1 है। इसके अलावा चूँकि इनका संगठन निश्चित होता है, इस कारण इनका एक निश्चित रासायनिक सूत्र भी होता है। नमक NaCl, जल H2O, मीथेन CH4 और चीनी C12H22O11 आदि। बच्चों, अब आप मिश्रण और यौगिक दोनों के विषय में जानते हैं। इनमें अंतर क्या है? जब तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिलते हैं तब मिश्रण बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वे यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण में उपस्थित घटक अपना गुणधर्म नहीं खोते, उसे दर्शाते हैं, जबकि यौगिक में उपस्थित घटक अपना गुणधर्म नहीं दिखाते, वे बिल्कुल अलग गुण के होते हैं, एक नए पदार्थ होते हैं। मिश्रण का संगठन बदला जा सकता है, जबकि यौगिक का संगठन हमेशा निश्चित होता है। इसका एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। मिश्रण के घटकों को हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, जबकि यौगिक के घटकों को वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। मिश्रण का उदाहरण बालू और नमक का मिश्रण, और यौगिक के उदाहरण में हम जल ले सकते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। बच्चों, आपने पूरी अध्याय के विषय में मुख्य बिंदुओं को मैंने इसमें चर्चा किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। सो एंजॉय एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।